आज से कई महीने पहले एक ऐसी केस सामने आई थी जिसने लोगों को हैरान परेशान कर दिया था। परेशान कुछ इस तरीके से कि लोगों में एकदम से डर का माहौल था। इस केस में क्या होता है कि एक औरत अपने ही पति का पहले कत्ल करती है और कत्ल करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े और उस टुकड़े को एक ब्लू कलर का ड्रम में सीमेंट के द्वारा चुनवा देती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम किस केस की बात कर रहे हैं। इतना कहने के बाद आप लोग भली बात ही जान चुके होंगे कि ये मुस्कान रस्तोगी की केस की बात कर रहे हैं, जिस केस ने पूरे देश को एकदम से सन्न कर दिया था, हिला करके रख दिया था। सारे लोग ये ब्लू कलर से तो कई सारे लोग तो डरते थे, कई सारे इस पे मीम्स भी बनी थी। लेकिन जहां उस केस से सारे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वही उस केस से कोई व्यक्ति था जो सीख ले रहा था कि आखिरकार मर्डर करने के बाद लाश को कैसे छिपाए, पुलिस से कैसे बचे। सीख लेने के बाद वो व्यक्ति भी हूबहू ऐसा ही कत्ल करता है। पहले उस व्यक्ति को कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद एक सूटकेस में किसी भी तरह उस व्यक्ति की लाश को फिट करता है और वहाँ पे उसे सीमेंट से जमा देता है। इतना से भी मन नहीं भरता है। यहाँ पे मुस्कान रस्तोगी केस में क्या था कि ब्लू कलर का ड्रम था, और इस केस में क्या होता है कि एक ट्रंक होता है। ट्रंक वही संदूक वाला ट्रंक। वो व्यक्ति उस लाश को उस ट्रंक में डालकर सीमेंट से जमा देता है। तो आखिरकार हम किस केस की बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति का कत्ल क्यों किया गया? क्या यहाँ पर भी लव वाली बात थी? चलिए बताते हैं हम पूरी कहानी। तो हेलो मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा कुछ आप लोग को करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। वीडियो को शेयर करने का मन हो तो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए आप सबको पूरी कहानी से रूबरू करते हैं कि आखिरकार किस व्यक्ति का कत्ल हुआ और क्यों। सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। वो घटना उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये केस छत्तीसगढ़ से सामने आई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक थाना पड़ता है डीडी नगर थाना, और डीडी नगर थाना में ही एक पार्क पड़ती है बांडरलैंड पार्क, और बांडरलैंड पार्क के बगल में डिपरा नाला होती है। डिपरा नाला से 100 मीटर की दूरी पे एक बस्ती होती है। तारीख 23 जून 2025 के सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है। वहाँ नाले के बगल से बहुत ज़्यादा जो तेज बदबू था उस बस्ती में जा रहा था। बस्ती के सारे लोग उस बदबू से परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई जंगली जानवर यहाँ पे मर गया है, जिसकी वजह से तेज बदबू उस बस्ती में जा रही है। बदबू आगे टाइम मतलब समय बढ़ता गया और बदबू की जो तेज गंध थी वो और बढ़ती जा रही थी। अब बस्ती वाले सारे लोग एकदम से परेशान हो रहे थे। कई लोग की तो उस बदबू से तबीयत खराब होने लगी। अब सारे लोग परेशान थे। तो लगभग 2 बजे की बात है, दोपहर 2 बजे की। अब बस्ती के लोग आगे जाके देखने की कोशिश की कि आखिरकार ये बदबू आ रही है तो किस चीज़ से आ रही है। सारे लोग आगे जाके देखने की कोशिश की, डिपरा नाला के पास जाकर देखने की कोशिश की, तो वहाँ पे एक नया ट्रंक या फिर संदूक बोल सकते हैं, उस नया ट्रंक से तेज बदबू वहीं से आ रही थी। अब ट्रंक से बदबू आ रही है, नया ट्रंक है, तो सारे बस्ती वाले लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसने बस पास के पुलिस थाना जो होती है डीडी नगर पुलिस थाना, वहाँ पे फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस वाले को जैसे सूचना मिलती है तो पुलिस वाले तुरंत इस घटना स्थल पर पहुँचते हैं। साथ साथ सर्विलांस भी आती है और फोरेंसिक टीम भी इस घटना पे आते हैं। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और वीडियो रिकॉर्ड के दौरान उस संदूक को खोला जाता है। जैसे उस संदूक को खोला जाता है तो उसमें एक बैग था जो फट चुका था, और बैग जैसे मानो कि लाश की फूलने की वजह से बैग फट चुका था। बैग को कड़ी मुशक्क़त से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही बाहर बैग निकलती है तो वहाँ पे जितने सारे बस्ती वाले लोग थे उनकी और तबीयत खराब होने लगी, कई सारे की तो उल्टियाँ होने लगी। फिर मास्क मंगाया जाता है। मास्क मंगा के जितने सारे पुलिस वाले लोग थे उस मास्क को पहनते, और पहनने के बाद उसी दौरान उस बैग को कड़ी मुशक्क़त के दौरान खोला जाता है। जैसे बैग खुलती है तो वहाँ पे सीमेंट से उस जो फर्स्ट स्तर था सीमेंट से भरा हुआ था। जैसे सीमेंट को कड़ी मुशक्क़त के दौरान तोड़ा जाता है तो उसमें एक लाश निकलती है। अब लाश निकलती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस लाश को तुरंत जो पोस्टमार्टम के लिए होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले पूछताछ करने लगे कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। लाश तो पूरी तरीके से एकदम से खराब हो चुकी थी, लेकिन अब
पुलिस वाले को था कि वहाँ पे पूछताछ करने लगे, और पूछताछ करने लगे। जो बैग था नीले रेड कलर का जो बैग, ट्रॉली बैग था, उसमें लाश थी। अब पुलिस वाले पूछताछ करने लगे, लेकिन जो नया नया ट्रंक था उस पे एक नाम लिखी हुई थी, हब्बू भाई करके। अब पुलिस वाले उस हब्बू भाई की तलाश में थे कि आखिरकार ये नया ट्रंक है और हाल फिलहाल में लिया गया है, तो जिस दुकान से लिया गया है या जिस शॉप से लिया गया है उससे पूछताछ करते, शायद वो कुछ केस का आगे का शुरुआत बता सकता है। पुलिस वाले उस आसपास के बाज़ार में, जो वहाँ पे एक बाज़ार था गोल बाज़ार नाम करके, वहाँ पे पुलिस वाले की टीम पूछताछ करने के लिए निकल पड़ती है। उस ट्रंक का जो हब्बू भाई लिखा हुआ था उसका फ़ोटो लेने के बाद वहाँ पे जितने सारे ट्रंक की दुकान थी, जो ट्रंक बनाने वाले या फिर चावल गेहूँ रखने वाले जितने सारे दुकान थी, सारे वाले से पूछताछ करने लगते हैं। वहाँ पे 5वें दुकान पे पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो 5वें दुकान पे पुलिस वाले पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद वो फ़ोटो दिखाते हैं, क्या ये संदूक या ट्रंक आपके यहाँ से लिया गया है? वो जो व्यक्ति होता है जिसने कहा कि हाँ, ये ट्रंक तो मेरे यहाँ से लिया गया है। ये ट्रंक लेने के लिए एक लेडीज और एक पुरुष आए थे, जो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होती है उस पे, और उन्होंने ये ट्रंक लिया और लेने के बाद वो चले गए। हमने क्या किया कि इस ट्रंक पे अपना, मतलब जो भी मैं सामान देता हूँ, मेरे यहाँ से जो भी सामान जाता है उस पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और देखिए मैंने इसका नाम लिख दिया। और ये ट्रंक जो 21 जून को मेरे यहाँ से ले जाया गया है, और यहाँ पे जो व्यक्ति था वो ऑनलाइन पेमेंट किया था। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट किया था तो पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि किसकी मौत हुई है, कातिल कौन है, मरने वाला कौन है। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट की बात आई तो पुलिस वाले इस केस की आधी, मतलब जितनी ज़्यादा हो सके एकदम पूरे केस की नज़दीक वाले ने, जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, हबूब भाई होता है जिसके दुकान के बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वाले ने जैसे उस सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, वीडियो देखने की कोशिश की, तो पता चला कि एक इलेक्ट्रिक बाइक पे एक लेडीज एक पुरुष तो आते हैं, और आने के बाद उस हब्बू भाई जो होता है उसके दुकान से ट्रंक खरीदा जाता है, और ट्रंक खरीदने के बाद उसे पेमेंट किया जाता होगा। और यही तक नहीं, जैसे वो ट्रंक बाहर लेकर आया गया तो एक टोटो वाले को पैसा दिया गया, उस टोटो पे उस ट्रंक को फिट किया गया, और इसके बाद उसे एक एड्रेस बताया गया होगा जहां उस टोटो वाले ने उस ट्रंक को ले जाकर छोड़ दिया होगा। पुलिस वाले को एक बहुत बड़ा सुराग यह पता चले कि उन सब ने ऑनलाइन पेमेंट किया, और ऑनलाइन पेमेंट करने में यह होता है कि बैंक की पूरी डिटेल आ जाती है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होता है। अब ये पुलिस को बहुत बड़ा सुराग मिल चुकी थी। हो न हो शायद जिसने ये ट्रंक लिया है कातिल वही होगा। अब वही पूरा बात बताया गया कि उसने कत्ल क्यों किया या फिर आगे क्या वजह रही होगी। पुलिस वाले ने जब उस बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली तो पता चला वो बैंक अकाउंट एक व्यक्ति का नाम होता है जिसका नाम था अंकित उपाध्याय, जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के F2 में रहा करता था, वो रायपुरा में ही था। अब पुलिस वाले उसकी तलाश में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जाते हैं, और वहां जाने के बाद पुलिस वाले पूछताछ करते हैं सबसे कि अंकित उपाध्याय यहीं कहीं रहता है। पुलिस वाले जब पूछताछ कर रहे थे तो वहाँ पे जो कॉलोनी वाले थे या फिर कोई परिवार वाले थे, उसने कहा कि हाँ, अंकित उपाध्याय तो यहीं रहता, उसकी पत्नी भी यहाँ रहती है जिसका नाम होता है शिवानी शर्मा। शिवानी शर्मा भी यहीं पर रहती है, लेकिन वो लोग तो दिल्ली निकल चुके हैं। तब पुलिस वाले पूछ रहे थे कि आखिरकार दिल्ली वो लोग ट्रेन से जा रहे हैं या फिर अपनी कार है या फिर वो शायद कोई और माध्यम होगा। तब वहाँ के लोग बोल रहे थे कि नहीं, वो लोग दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन फ्लैट से जा रहे हैं। अब पुलिस वाले को लगा कि अब फ्लैट तो बीच में रुकेगा नहीं, शायद वो लोग निकल चुके थे। तो पुलिस वाले ने क्या किया कि जो वहाँ के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह होते हैं, उन्हें जब बताया जाता है कि वो लोग दिल्ली निकल चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली जो पुलिस होती है वहाँ पे कांटेक्ट किया गया, और दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करने के बाद जो एयरलाइन के जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं एयरपोर्ट के, वहाँ पे बताया गया कि 2 ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने अभी कत्ल करके यहाँ से भागने की कोशिश की है। सारे जो जैसे ही दिल्ली वो फ्लाइट उतरती है, उतरने के बाद उन सबको पहचानित किया जाता है कि अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा कौन है। उसके बाद वो सीआरपीएफ के जवान क्या करते हैं, उन दोनों को पकड़ के अपने गिरफ्त में रखते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की पुलिस को पता चल जाता है कि वहाँ वो लोग सीआरपीएफ के जवान के कब्जे में हैं।
7 घंटे की तब तक वो पुलिस वाले का जितना भी काम रहता है कि जैसे भी करके वो लोग दिल्ली से उन दोनों व्यक्ति को, एक लेडीज और एक पुरुष को, तुरंत छत्तीसगढ़ लाया जाता है। करीबन 24 जून 2025 की बात है कि वो लोग छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। अब पुलिस जैसे उन सबको लाती तब पूछताछ कर रहे थे। अब पूछताछ कर रहे थे तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जो होता नहीं शुरू में घुमा फिरा कर बात करना, वो लोग नहीं बता रहे थे। लेकिन जब पुलिस वाले अपनी शक्ति पे आ जाए तो मुर्दे से वो को बुलवा लेगा, ये तो जिंदा ही है। पुलिस वाले जब अपनी शक्ति से पूछताछ करने लगे तब वो लोग सही सही बात उगलने लगे। वो जो व्यक्ति अंकित उपाध्याय होता है, जो रिटायर्ड एएसआई का बेटा होता है, जो वकील होता है, और उसकी पत्नी होती है, दोनों मिल के ये कत्ल किए थे। पुलिस वाले जब आप पूछताछ करने लगे कि आखिरकार मरने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो लोग बताया कि मरने वाला व्यक्ति का नाम है किशोर पेगड़ा। उसकी उम्र लगभग 55 साल रही होगी। दरअसल वो एक व्यक्ति था जो हांडीपारा का एक जगह होता है एचएमटी चौक, वो वहाँ पे रहता था। साल 2015-16 की बात है कि हांडीपुरा का वो घर बेचना चाहता था, और घर तो वो बेच भी दिया था, सब चीज़ हो गया था। घर की कीमत तो उसने 50 लाख रुपए लगाई थी। अब पता नहीं उसके मन में क्या आया था। उस टाइम जो उस घर लेने वाला था उसका नाम था चंद्र प्रकाश कुर्रे। सब चीज़ ठीक ठाक हो गया था, लेकिन पता नहीं किशोर पेगड़ा के मन में क्या आया कि वो घर बोला कि मैं नहीं बेचूंगा। और नहीं बेचने के वहाँ पे विवाद हो गया, वो उस घर पे बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, उस पर केस हो गया। उसी टाइम ये अंकित जो उपाध्याय था वो वकील के रूप में उस किशोर पेगड़ा से मिलता है। वहाँ पे केस चलती है, मुकदमा चलते हैं, तो अंकित उपाध्याय उस केस को वो जिता देता है। जिताने के बाद अब इन दोनों से इस टाइम से दोस्ती बढ़ जाती है। इसके बाद बजरंग नगर में भी एक घर बिक्री का रहता है। ये अंकित उपाध्याय क्या काम करता था, वकील का तो ये काम करता था, लेकिन अलग से ये घर बिक्री और मतलब बेचने और खरीदने का काम किया करते। कितने लोग नहीं होते ज़मीन बेचने खरीदने का काम किया करते, तो ये भी अंकित उपाध्याय ज़मीन बेचने या घर बेचने का काम किया करता था। अब किशोर पेगड़ा ने कहा कि मेरा बजरंग नगर में एक घर है, उसे बेचवा दो। ये अंकित उपाध्याय तो बेचवाता है, 30 लाख रुपए में वो घर तो बेचवा देता है, लेकिन जितने सारे पैसे 30 लाख रुपए जो अगला आदमी जो दिया उसका सारा पैसा ये खुद रख लिया और घर रजिस्ट्री भी करवा देता है। अब यहाँ पे किशोर पेगड़ा बोलता है कि अब घर के सारे पैसे दो, तुमने बेचवाया ठीक है, कुछ पैसे रख लो, 10 लाख रुपए रख लो, बाकी मुझे 20 लाख रुपए मेरे दे दो। लेकिन अंकित उपाध्याय जो होता है वो बात को टालते रहता है, बोलता है कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसे ऐसे करते करते वो बात टालता रहता है। अंकित उपाध्याय क्या करता है कि जुआ में और जो जितने सारे पैसे था वो हार जाता है। अब इसके पास तो एक भी रुपया नहीं था। अब इधर किशोर पेगड़ा होता है जो पैसे मांग रहा था कि मेरे सारे पैसे दो, अब इसके पास एक रुपया भी नहीं बचता। वो अंकित उपाध्याय बोलता है कि मेरे 20 लाख दे दो, 10 लाख ठीक है तुम रख लो, लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं था, तो ये पैसे कहाँ से देता। इसी बीच किशोर पेगड़ा का एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कुछ ऐसा कि वो चलने फिरने में निसमर्थ हो जाता है। अब वो बार बार अंकित उपाध्याय से बोलता है कि कुछ पैसे रख लो, मेरे सारे पैसे लौटा दो, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, अब मुझे दवा दारू के लिए पैसे नहीं हैं। तो इधर अंकित उपाध्याय बोलता है कि एक काम करिए, आपके पैसे तो मैं अभी नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपका जो जितना सारा खर्चा है, आपका खाना पीना है, गो गेंतर सब मैं करूँगा, सब खर्चा मैं उठाऊँगा। एक काम करिए, आप मेरे पास आकर रहिए। इधर अंकित उपाध्याय बोलता है। उसके बाद किशोर पेगड़ा का कहना है ठीक है, मैं तुम्हारे पास, जब तक तुम पैसे नहीं लौटाते मैं तेरे पास ही रहूँगा, तेरा सब सारा खर्चा मेरा तुम ही उठाएगा। इधर किशोर पेगड़ा उसके घर जाकर रहने लगता है, खाना पीना लगता है, लेकिन किशोर पेगड़ा का जो डिमांड था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो कभी रेस्टोरेंट से तो कभी होटल से खाना मंगाता, वो कभी अलग अलग डिमांडें करता। अब उसकी डिमांडें बढ़ती जा रही थी, तो इधर अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी जो शिवानी होती है, दोनों एकदम से परेशान हो गए थे। अब उन दोनों को लग रहा था कि अब एक ही उपाय है, इसका कत्ल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे रोने वाला कोई नहीं है, शायद इसे कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। तो इसी बीच में 21 जून 2025 को अंकित उपाध्याय होता है जो किशोर पेगड़ा को अपने फ्लैट में बुलाता है, दूसरे फ्लैट पे, और वहाँ बुलाने के बाद इसे पोहा खिलाता है।
जैसे किशोर पेगड़ा पोहा खाता है तो उसे पता नहीं नींद आने लगती है, वो जाकर बेड पे लेटता है। जैसे वो बेड पे जाकर लेटने के बाद इधर किशोर जैसे बेड पे लेटता है तो अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी वर्मा दोनों क्या करते हैं, शिवानी वर्मा तो पहले उसका पैर पकड़ते हैं और उधर अंकित उपाध्याय उसका गला जोर से दबा देता है। 15-16 सेकेंड तक गला दबाने की वजह से उसकी जान चली जाती है। और इधर इन सबको लग रहा था कि नहीं, अभी इसकी जान नहीं गई है, तो पास में रखे तेज हथियार से, जो तेज धार वाला हथियार था, उससे गला रेत कर वहाँ पे कन्फर्म हो जाता है कि नहीं, अब इसकी जान चल गई। जैसे गला रेतता है तो वहाँ पे पूरे घर में खून खून फैल जाता है। अब खून फैलने की वजह से पहले उस खून को साफ किया जाता है और इधर किशोर पेगड़ा की लाश को एक रेड कलर का सूटकेस होता है, सूटकेस में डालने की कोशिश किया जाता है। लेकिन अब सूटकेस में डालने की कोशिश किया जाता है तो सूटकेस में उसकी पूरी बॉडी फिट नहीं हो पा रही थी। तो जैसे भी तोड़ मरोड़ के जैसे भी फिट किया जाता है वैसे उस सूटकेस में फिट किया गया और लगभग 30 किलो सीमेंट का व्यवस्था किया जाता है। उस 30 किलो सीमेंट उस सूटकेस में पूरी तरीके से जमा दिया जाता है और जमाने के बाद क्या होता है कि उस सूटकेस को लगा दिया जाता है। अब सूटकेस तो पैक हो गया, लगभग इस कत्ल के 8-9 घंटे बीत चुके थे। अब धीरे धीरे उसकी जो बॉडी थी सड़ने लगी थी। इधर सेंट भी छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन अब ज़्यादा देरी तक वो बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, एकदम से सड़ने गलने लगी थी, उससे बदबू आने लगी थी। अब इन लोगों को लगा कि शायद बदबू अगर जो बाहर जाएगी तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ठीक 22 जून 2025 को ये लोग वहाँ पे जो पास की जो मार्केट होती है गोल बाज़ार, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद एक ट्रंक लेते हैं और ट्रंक लेने के बाद खरीद के घर आते हैं। और घर आने के बाद उस ट्रंक में पहले उस बैग, जो रेड कलर का बैग था, उस बैग को उस ट्रंक में डाला जाता है और वहाँ पे 2 और व्यक्ति को बुलाते हैं, क्योंकि उस बैग की वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस व्यक्ति की लगभग वज़न रही होगी 70-80 किलो और उस 30 किलो के सीमेंट की वजह से उन दोनों, जो औरत और उसका जो हस्बैंड था, वो दोनों उस बैग को नहीं उठा पा रहे थे। इसी वजह से 2 और मज़दूर को बुलाते हैं और बुलाने उन दोनों मज़दूर क्या था कि अपने मुँह पे गमछा लपेटे हुए था। उस ट्रंक में उस बैग को डाला जाता है और लिफ्ट के द्वारा उस ट्रंक को नीचे उतारा जाता है। जैसे ट्रंक को नीचे उतारा जाता है तो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरा में सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। वहाँ पे एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। वो व्यक्ति जैसे ट्रंक नीचे उतारता है तो उसे गंध आती है। वो पूछने की कोशिश भी करता है कि आखिरकार इस ट्रंक में क्या है, लेकिन वो दोनों जो मजदूर था वो दोनों कुछ नहीं बोलता। चुपचाप वो ट्रंक को, पास में रहे एक गाड़ी होती है अल्टो कार, उसका पीछे का सीट हटा दिया जाता और उसमें ट्रंक डाल दिया जाता है। वो जो पीछे का जो शीशा नहीं है, वो शीशा खुला हुआ था, ये भी वीडियो में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद बगल में वो औरत होती है। वो औरत क्या करती है कि अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक थी, उस बाइक से वो बगल से जा रही थी और अल्टो गाड़ी में वो ट्रंक वहाँ से जा रहा था। लेकिन सारे लोग को गंध तो आ रही थी, लेकिन जैसे ही पूछने की, जो वहाँ पे गार्ड था, पूछने की कोशिश किया तो वो सब चुपचाप अपनी अल्टो गाड़ी आगे बढ़ाते गए। उसके बाद वहीं से कुछ किलोमीटर की दूर पे जाकर वो लोग ट्रंक को वहाँ पर फेंक के वापस चले आते हैं। अब किसी को पता नहीं चलता कि ये कौन मरने वाला है, क्योंकि उसके पूछने वाले को तो कोई था नहीं। लेकिन वहाँ पे जो उस टैंक पे जो लिखा हुआ था हब्बू भाई, और वहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट किया था, जिसकी वजह से वो दोनों व्यक्ति पकड़ा गए। और वो दोनों व्यक्ति के साथ साथ वो दोनों व्यक्ति भी पकड़ाता है जो ट्रंक को नीचे उतारता है, जो वहाँ से उस ट्रंक को लेकर जाता है अल्टो गाड़ी में। वो दोनों, यानी इस केस में 4 लोग गिरफ्तार होते हैं। अब ये केस शायद आगे जाकर और कुछ मोड़ ले या फिर क्या होगा, ये भविष्य के घर में ही छिपा हुआ है। लेकिन इन दिनों ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि कोई लोग सोच भी नहीं सकता कि कोई मर्डर करने के लिए यह तरीका भी अपना सकता है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्त, फिर मिलता है ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दो। जय हिंद।